गुड आफ्टरनून बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 4। वॉइस नहीं आ रही, बच्चे बोल रहे हैं, चेक करना भाई, आ रही है क्या वॉइस? आ रही है बेटा? आरव वॉइस आ रही है, पुलकित वॉइस आ रही है बेटा? ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर नंबर 4। और ये जो पेपर नंबर 4 है हमारा, ये है हमारा टैक्सेशन पेपर है 4। और ये है टैक्स का पेपर, इसको टैक्सेशन कहते हैं बेटा हम, ठीक है। और ये आएगा पूरा 100 मार्क्स के लिए। पहले थोड़ी सी बात करते हैं हम कि किस तरह से हमें पढ़ना है। विकास गुड आफ्टरनून, आस्था गुड आफ्टरनून, पुलकित, सब बच्चों गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए 100 मार्क्स का ये हमारा पेपर रहेगा। और ये जो पेपर है टैक्सेशन का, इसके बेटा 2 पार्ट हैं। सबसे बड़ा पेपर आपका पूरा इंटरमीडिएट में टैक्स का पेपर ही रहता है, सबसे लेंदी भी यही है, कोर्स भी सबसे ज़्यादा इसी का रहेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्लासेस भी इसी की लगेगी बेटा, ठीक है। तो टैक्स देखा जाए तो एक मेन कोर सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट भी कोर है, पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि प्रोविज़न बहुत सारे हैं। तो सभी प्रोविज़न को आपको याद भी करना, लर्न भी करना है। और अभी स्टार्ट हमारी क्लास हुई नहीं है, मतलब पहला ही दिन है आपका, अभी मैं आपके सामने आया हूँ। तो मैं आपको बता दूँ बेटा, आपको अलग से कोई कॉपी नहीं लगानी है। जो भी आपका मॉड्यूल जो आपने प्रिंट आउट उसका ले रखा है, जो हमने आपको भेजा है, उस मॉड्यूल के ऊपर साइड में कहीं पर भी जो मैं नोट करवाऊंगा शॉर्टकट तरीके से, उसको कैसे लिखना है, कुछ क्वेश्चंस नोट करवाऊंगा, उन क्वेश्चंस को आप अलग पेज पे लिख के फिर वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। मतलब मैं आपको स्पेसिफिकली किसी कॉपी को लगाने के लिए नहीं कह रहा। आप कहीं पर आप कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये नोट करना चाहिए आपको, और कुछ क्वेश्चन तो नोट भी करवाऊंगा मैं, उन क्वेश्चंस को आप मॉड्यूल के अंदर क्या करना ना, शेयर कर लेना। वो अपने हिसाब से कैसे चिट लगा के करना है आपको, पेज को वहाँ पेस्ट करना है, वो आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगे वैसे कर लेना, ठीक है। पर फिलहाल बात करते हैं पेपर नंबर 4 ग्रुप नंबर 1 की। तो ग्रुप फर्स्ट रहेगा हमारा ये। ग्रुप फर्स्ट का पेपर नंबर 4 जो टैक्सेशन है, उसके 2 पार्ट है। एक तो सेक्शन ए है इसका और एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए में हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स, ये है डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स का जो पोर्शन है वो है हमारा इनकम टैक्स, ठीक है बच्चों, इनकम टैक्स। और सेक्शन बी जो है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सारी बातें करेंगे बेटा, पर फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें फ़र्क क्या है। और जिसमें आपको पढ़ना है केवल जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स में और भी टैक्स आते हैं, आपको सिर्फ जीएसटी पढ़ना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, ये केवल आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये हम करेंगे 1 महीने के बाद में स्टार्ट। फिलहाल हमें ये वाला पोर्शन हमें स्टार्ट करना है। थोड़ा सा इसका मैं नंबरिंग बता दूं। ये जो इनकम टैक्स रहेगा उसका वेटेज रहेगा 60 मार्क्स का। और ये जो आपका हमारा पार्ट बी है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, इसका रहेगा 40 मार्क्स का आपका। तो कुल 100 मार्क्स का पेपर हो गया आपका। और इस 60 मार्क्स के अंदर बेटा 2 पार्ट रहेंगे। 2 पार्ट मतलब इसमें 30% एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, और 70% आपका 70% रहेगा आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। इसी तरह हमारा जीएसटी के अंदर भी सेम पोर्शन उन्होंने बना रखा है। 30% आपका एमसीक्यू रहेगा और 70% आपका सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये आएगा 18 मार्क्स का और ये आएगा 12 मार्क्स का। तो कुल मिला के 30 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू हैं और 70 मार्क्स का क्या रहेगा, आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। अब सबसे बड़ी बात, बच्चे जो मुझसे बार बार एक बात पूछते हैं कि सर ये जो पेपर है ये पेपर थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, तो मैं कहूँगा बेटा ये प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है। ये जो पेपर है हमारा पेपर नंबर 4, इसमें आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे, मतलब लो प्लस प्रैक्टिकल रहेगा। आपको अच्छी तरह कंसेप्ट पता होना चाहिए, सेक्शन का पता होना चाहिए, उसके बाद में आप उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगर हम नॉर्मल बात बताऊं आपको, तो 70% के आसपास तो प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेटर वाला यूज़ करना पड़ेगा, और 30% आपको लिखने वाला लो आपको लिखना पड़ेगा। ज़्यादातर जो लिखने वाला जो पोर्शन आपका रहता है, तो ये रहेगा आपका किसके अंदर, पार्ट बी के अंदर, ठीक है ना। तो ये पार्ट बी जो आपका है इनडायरेक्ट टैक्सेशन जीएसटी के अंदर ज़्यादा लिखने वाला पोर्शन रहेगा। और इसमें तो आपका ज़्यादातर क्या रहेगा, आपका प्रैक्टिकल पोर्शन ही रहेगा। तो ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा आपको इसका समरी बताया है, किस तरह से हमें पढ़ना है, कितने मंथ का कोर्स है, ये सारी बातें हम साथ में करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। ये तो आपका थोड़ा सा मैंने बता दिया कि कितना नंबर का कौन सा पेपर है, थोड़ा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये बार बार हम बातें भी करते रहेंगे इसके बारे में भी,
जो बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे हैं उनको भी कह रहा हूँ बेटा कोई बात नहीं, अभी तो हमने कुछ पढ़ाया नहीं, मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया क्लास को, बस थोड़ा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया किस तरह से पेपर चलेगा हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले जो मॉड्यूल आपको भेजे गए हैं, जो अपने एमसीसी ने आपको जो भी मॉड्यूल आपको दिए हैं, उस मॉड्यूल का सबसे फर्स्ट पेज आप निकाल लीजिए बच्चों। सबसे फर्स्ट पेज, इंटरमीडिएट कोर्स स्टडी मटेरियल मॉड्यूल 1 to 3। 1 to 3 मॉड्यूल मतलब जो हमारा सेक्शन ए है इनकम टैक्स का, उसके टोटल 3 मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल का कुछ पोर्शन आपके हाथ में है, ठीक है। तो 1 to 3 इसमें मॉड्यूल रहेगा और ये मॉड्यूल नंबर 1 है हमारा, ठीक है बच्चों। पेपर नंबर इसका 4 है जो आपको नजर आ ही रहा है। पेपर नंबर इसका 4 है आपका। टैक्सेशन हमारा ये पेपर रहेगा। सेक्शन ए इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं जो, ठीक है। और उसके नीचे क्या लिखा है थोड़ा सा, ये अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2020। ये क्या होता है सर, फाइनेंस एक्ट क्या है, ये अमेंडमेंट का मतलब क्या है, नीचे लिखा है असेसमेंट ईयर क्या है। इसके लिए अभी हमें थोड़ा वक्त लगेगा, मतलब अभी आज की क्लास में या फिर अगली क्लास में समझ में आएगा सर असेसमेंट ईयर फाइनेंस एक्ट क्या होता है। पर फिलहाल मैं आपको कवर पेज दिखा रहा हूँ। 2021 मेन चीज़ जो मुझे बतानी है वही बतानी है कि हम यहाँ पे जो क्लास ले रहे हैं वो मई 21 और नवंबर 21 एग्जामिनेशन के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, ठीक है ना। तो मई 21 वाले बच्चे तो नहीं होंगे इसमें, शायद नवंबर 21 वाले बच्चे जितने भी स्टूडेंट है और मई 21 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हम ये पेपर पढ़ेंगे। कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये भी रहते हैं कि सर अमेंडमेंट जो आती है, अमेंडमेंट हमें कवर करनी है क्या। जो बच्चे क्लासेस पहले ले चुके हैं या फिर पहले इन्होंने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है बीकॉम वगैरह में, तो मैं उनको बता दूं बेटा ये मॉड्यूल पूरा अमेंडेड है, आपको केवल इसी मॉड्यूल को पढ़ना है। साथ में आरटीपी जो इंस्टीट्यूट बाद में इशू करता है, एक आरटीपी इसमें हम डाल देंगे, वो तो बाद की बातें, 4-5 महीने बाद में क्या होता है वो तो देखेंगे हम। पर फिलहाल हमें इसी मॉड्यूल को फोकस करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना, ठीक है बच्चों। चलिए आइए देखते हैं। इसके बाद में इन्होंने कुछ थोड़ा सा इन्होंने और भी बता रखा है। ये आप देखें तो ये कब का प्रिंट है, इसका कोई मतलब का बात नहीं है, इस पर हम ज़्यादा समय ख़राब करेंगे नहीं। तो बिना अपने समय को ख़राब किए हुए हम डायरेक्ट हमारे मेन पोर्शन पे आते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर नंबर 4 को। सर मॉड्यूल नहीं मिला, सर कैलकुलेटर अलाउ है क्या। सब कुछ अलाउ है बच्चों, कैलकुलेटर भी अलाउ है और मॉड्यूल आपको मेल करेंगे या फिर आपने नेट पे भी जाके आप देख सकते हैं। ये देखो इन्हें मैंने ये इंटरनेट ही खोल रखा है, इंटरनेट से ही मैं ये मॉड्यूल मैंने आपको डाउनलोड किया है यहाँ से, तो आप भी कर सकते हैं डाउनलोड, कोई इसमें कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मॉड्यूल नहीं मिला, वैसे आपको एक पीडीएफ भेज देंगे आपको, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है बेटा, ठीक है ना। आपको ये पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है। क्यों लेना है प्रिंट आउट, क्योंकि मॉड्यूल आपके घर पे आएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, अपना फाउंडेशन आप जैसे क्लियर कर लेंगे, तो आपको मॉड्यूल भी घर पे भेज दिया जाएगा। तो उसका एक बार के लिए थोड़े बहुत पेजेस हैं, 50-100 रुपये लगेंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ी बहुत बातें इन पर फोकस नहीं करते, मेन बात पे आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक को, और ये सेक्शन ए का पार्ट है हमारा जिसका नाम है इनकम टैक्स। चलिए अभी फ़िलहाल आपको देखना है केवल मैं क्या लिख रहा हूँ, कुछ नोट नहीं करना, जो मैं कहूँ वो केवल आपको नोट करना है। इनकम टैक्स हमें पढ़ना है और ये 60 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है बच्चों, जो मैंने अभी बताया था आपको। इसमें एमसीक्यू भी रहेंगे, तो हम साथ साथ में एमसीक्यू निकालते रहेंगे। अब सुनिए ध्यान से, जो वर्ड आपके सामने है इनकम टैक्स, इसमें 2 वर्ड है बेटा, एक तो है इनकम और दूसरा क्या है टैक्स, ठीक है। एक वर्ड है इनकम और दूसरा क्या है टैक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कि इनकम पर लगने वाला जो टैक्स है उसे हम इनकम टैक्स कहेंगे। चलिए ठीक है सर, ये तो समझ में आया, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि सर टैक्स क्या सबको देना पड़ता है। जो भी लोग टैक्स पे करते हैं उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा, तभी तो उनको टैक्स पे करना पड़ता होगा। या फिर जो टैक्स हम पे क्यों करते हैं सर, हमें किसको टैक्स पे करते हैं, जरूरी है जबरदस्ती टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं लेमैन की तरह आपको बताऊं, एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति की तरह हम बात करें, तो जो भी आपका टैक्स है ये गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है, एक कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को आपको करना पड़ेगा। अगर आपने सर्टेन इनकम अर्न की है तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब क्वेश्चन उठता है कि सर टैक्स क्यों, हमें क्यों देना पड़ता है टैक्स, हमें गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देना पड़ता है। अब देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट को भी अपना रूलिंग करने के लिए, अपना गवर्नमेंट चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए।
गवर्नमेंट इसके लिए अपनी कंपनी बना के बैठी है गवर्नमेंट। जैसे आपने रेलवेज देखा होगा जो बंद पड़ा है आजकल, रेलवेज से पैसा अर्न करती है गवर्नमेंट, तो जो रेवेन्यू आता है, और भी गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपने अपने फाउंडेशन में पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। तो गवर्नमेंट अपनी कंपनीज भी रन करती है ताकि उनको रेवेन्यू आ सके, ताकि गवर्नमेंट अपना काम कर सके। इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे टैक्स भी लेती है। अगर मैं कहूं कि सर गवर्नमेंट का जो मेजर रेवेन्यू पार्ट जो है वो टैक्सेशन ही है। भारत के लोगों से वो क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं, एक हाथ से टैक्स लेते हैं और दूसरे हाथ से उसी टैक्स के पैसे को भारत के लोगों पर खर्च कर देते हैं। सर कैसे? देखिए, आज ये इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना, आपको पता है, तभी आज हम लाइव नहीं है, मतलब लाइव पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हम क्लास में बैठ के पढ़ते होते। तो कोरोना जो चल रहा है, इसमें जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ये टेस्टिंग हो रही है, तो इसका जो खर्चा है वो कौन दे रहा है बेटा? वो गवर्नमेंट दे रही है। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारा टैक्स। इतने सारे स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो चल रहे हैं, हाईवेज आप देखते हैं, ठीक है, कितने रोड्स बने हुए हैं, डैम बने हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें जो बन रही हैं, जिनके पे खर्चा हो रहा है बेटा, इन सब का जो पैसा होता है, ये पैसा आता कहाँ से? गवर्नमेंट के पास, हमारे टैक्सेस से। तो हम कह सकते हैं सर कि टैक्स का मतलब एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट जो हमें गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? ताकि गवर्नमेंट रूलिंग कर सके, गवर्नमेंट अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर सके, गवर्नमेंट देश को आगे बढ़ा सके, या फिर कह सकते हैं कि जितने भी लोग हैं उन सबको क्या फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये नॉर्मल सी बात। आइए अब देखते हैं सर टैक्स। अब टैक्स भी बेटा दो टाइप का है। मैं कहूँ आपसे, क्या आपने कभी टैक्स पे किया है? कुछ बच्चे क्वेश्चन लिख रहे हैं, सर आपका जो बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही है, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है बेटा, हो सकता है पीछे कुछ नॉइस प्रॉब्लम हो, वैसे तो यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ सही है। एक स्टूडेंट ने लिखा है, यस ने, सर इतना टैक्स कलेक्ट हो जाता है क्या? बेटा बहुत टैक्स कलेक्ट होता है, हम बात करेंगे अभी, तो आगे हम चैप्टर्स में जाएंगे 1-2 महीने के बाद में, तो बताऊंगा आपको कि किस तरह से गवर्नमेंट अपने टैक्स को खर्च करती है। बहुत पैसा है गवर्नमेंट के पास और खर्च करने के लिए भी बहुत सारा। अभी तो डेफिसिट में चल रही है गवर्नमेंट, आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक से हमने इतना सारा पैसा उधार ले रखा है, उसका इंटरेस्ट इतना पे करते हैं हम, तो उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं। अब बात यह है मेरी कि सर जो टैक्स है, क्या टैक्स सबको पे करना है? क्या हमने भी टैक्स पे किया है? तो आंसर है बेटा यस सर, सब टैक्स पे करते हैं, आप लोग भी टैक्स पे करता है, मैं भी टैक्स पे करता हूं, बस थोड़ा सा टैक्स का टाइप डिफरेंट है। जैसे एमसीसी में मैंने क्लास लिया, क्लास लेने के बाद आपको पता है बेटा हमें पेमेंट मिलता है, तो जो पेमेंट मुझे मिल रहा है वो मेरी इनकम है, और उस इनकम पे मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दूंगा। सर कैसे पे करूंगा? मैं अपनी रिटर्न फाइल करूंगा, मैं सीए हूं, अपनी रिटर्न फाइल करूंगा, और रिटर्न फाइल करने के बाद मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा और गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा। मतलब जिसने इनकम को अर्न किया है उसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया। एक तो ये टाइप है बेटा, जैसे इनकम टैक्स, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो अगर हम बात करें टैक्स की, तो टैक्स के दो टाइप हैं। एक होता है बेटा आपका डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, एग्जाम्पल इनकम टैक्स। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, नोट करना है कि बेटा मैं कहूंगा ना आपको, जो नोट करना मैं बताऊंगा आपको, प्लीज अक्षत गोयल, जो बच्चे मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जितने बच्चे जुड़े हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जहां पर भी बैठे हैं आप, लैपटॉप में देख रहे हो, चाहे आप टैबलेट में देख रहे हो, चाहे मोबाइल फोन में देख रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं बेटा हर एक चीज मैं आपको क्लास में कहूंगा वो आपको करना है। अभी फिलहाल सिर्फ सुकून से देखिए, अभी हमने क्लास स्टार्ट भी नहीं किया, मैंने मॉड्यूल खुलवाए भी नहीं आपसे, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं कि होता क्या है, क्योंकि नॉलेज पर्पज भी चाहिए और एग्जामिनेशन पर्पज भी चाहिए। एग्जाम में कैसे हमें लिखना है, एग्जाम में क्या करना, वो सारी बातें हम करेंगे, पर फिलहाल अभी तो स्टार्ट ही हुई ना, अभी तो कितना 15 मिनट भी हुई क्लास को, अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी तो बहुत लंबा सफर है हमारा। मैंने बताया था आपको कि सबसे बड़ा सिलेबस ही टैक्सेशन का है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो हम बात कर रहे थे डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि सर ऐसा कोई पेमेंट जो इनकम अर्न करता है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर रहा है बाय वे ऑफ टैक्स, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम मैंने कमाया और मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स हो गया। एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। दूसरा होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 4 दोस्त हैं, आप लोग 4 फ्रेंड हैं, किसी का एक का बर्थडे है, मान लो मैं आपका फ्रेंड हूं, मेरा बर्थडे है, और मैंने कहा चलो आज आपको मैं पार्टी देता हूं, चलो पिज़्ज़ा हट चलते हैं, हम बढ़िया पिज़्ज़ा खिलाता हूं आपको। तो सभी चारों दोस्त मिलके हम पिज़्ज़ा हट में जाते हैं और पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, जो भी मिलता है वहाँ पर हम सब कुछ खा के आते हैं। और जो बिल आता है बेटा, ये बिल आता है 2000 रुपीज़ का, सस्ते में हो गया काम। और बिल के साथ में टैक्स भी लगा होता है। आपने देखा भी होगा, बहुत बार रेस्टोरेंट में गए हैं आप, चाहे आपने कोई सामान परचेज किया है, चाहे कपड़े परचेज किए हैं किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, तो उस पर टैक्स भी लगा होता है। मान लेते हैं सर ऑन एन एवरेज उस पर लगा हुआ है 500 रुपये का टैक्स। वैसे मैं बता रहा हूँ कौन सा टैक्स है, उसके बाद में बात करेंगे। टैक्स लग गया,
तो टोटल अमाउंट जो हमें पे करना है, टोटल अमाउंट जो हमें उस पिज्जा हट वाले मालिक को पे करना है, पिज्जा वाले को, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कितना पे किया मैंने, 2500 रुपीज मैंने पे कर दिए। ठीक है बच्चों, मतलब पिज्जा हट वाले को मैंने कहा लो भाई साहब 2500 रुपये। अब एक बात सोचिए बच्चा, पिज्जा हट ने अपने पिज्जा के लिए मुझसे कितना चार्ज किया, बताओ बच्चों। पिज्जा हट ने पिज्जा के लिए कितना चार्ज किया, सिर्फ 2000, क्योंकि पिज्जा तो 2000 का ही था ना बेटा। 500 रुपए का तो टैक्स उसने लिया है मुझसे। अब ये क्या 500 रुपए पिज्जा हट वाले अपनी जेब में रख सकते हैं क्या, नो नहीं बेटा, ये उसका पैसा नहीं, ये तो गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा है। ये पैसा पिज्जा हट गया किसके पास है, मेरे पॉकेट से, मतलब मिस्टर ए के पॉकेट से निकला है जो कस्टमर है, और ये किसके पॉकेट में चला गया है, पिज्जा हट के मालिक के पॉकेट में चला गया। अब पिज्जा हट का मालिक क्या करेगा, मेरे बिहाफ पर गवर्नमेंट को ये टैक्स पे कर देगा। ये लो पे कर दिया। पिज्जा हट वाला गवर्नमेंट के पास गया कि साहब ये लो 500 रुपया, मिस्टर ए आए थे, उन्होंने पिज्जा खाया, दोस्तों के साथ में पार्टी बनाई, एंजॉय किया, और ये 500 रुपये का टैक्स आपको देके चले गए। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, जेब में डाल लिया। अब मुझे बताइए बच्चा, ये टैक्स किसकी जेब से निकला, मिस्टर ए मतलब मेरी जेब से निकला, ठीक है बच्चों, और ये किसकी जेब में गया, अल्टीमेट किसकी जेब में गया, गवर्नमेंट की जेब में चला गया। बीच में मीडिएटर कौन है बेटा, मीडिएटर कौन है, हमारा पिज्जा हट है। मतलब मैंने गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे नहीं किया है, मैंने तो किसको पे किया है, मैंने तो पिज्जा हट को दिया है। पिज्जा हट ने किसको दिया, गवर्नमेंट को दिया है। पैसा तो मेरा ही है बेटा, जेब से तो मेरे निकल रहा है। अब ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास न जाकर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें क्या था, इसमें नॉर्मल था बेटा। एक यश शर्मा क्वेश्चन डाल रहे हैं इसमें कि सर अगर ये पे ना करे तो क्या होगा। बेटा आगे बात करेंगे उसकी हम, क्योंकि आपको थोड़ा पेशेंस आप खो रहे हैं, अभी बात करेंगे बेटा। अगर टैक्स पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट इस पर क्या पेनल्टी लगा सकती है, तो ये सब चीज़ें आएंगी, कितनी पेनल्टी लगेगी, कैसे लगेगी, तो ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। इंस्टीट्यूट ने भर भर के लिखा हुआ है बेटा। अभी आपके पास मॉड्यूल है नहीं, मैं आपको दिखाऊं, कम से कम 2000 पेज के आसपास के टोटल, ज़्यादा ही है बेटा, 2-3 हज़ार का टैक्स का मटेरियल आपको मिलेगा। तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये सारी बातें जो आपके दिमाग में चल रही है सब कुछ क्लियर होगा, अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। पर फिलहाल जितना बता रहा हूँ केवल उस पर फोकस कीजिए आप, ठीक है बेटा। यश चले बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों में अब बताओ बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। पहला डिफरेंस कि सर डायरेक्ट टैक्स वही व्यक्ति पे करता है जिसने इनकम को अर्न किया। इनडायरेक्ट टैक्स सर जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है वो पे करता है। डायरेक्ट टैक्स वो गवर्नमेंट को पे करेगा डायरेक्टली। इनडायरेक्ट टैक्स वो सप्लायर को पे करेगा, सप्लायर मतलब पिज्जा हट को पे करेगा। तीसरा कि सर जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका जो नेचर है वो आपका प्रोग्रेसिव नेचर है। सर ये प्रोग्रेसिव नेचर क्या है, अभी हम मॉड्यूल में देखेंगे, सर सब कुछ लिखा हुआ है। और इनडायरेक्ट टैक्स का रेग्रेसिव नेचर है, मतलब कि जो जितना कमाएगा उसे उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। पर फिलहाल इस चर्चा को मैं यहीं पे रोकता हूं और मैं लेके आता हूं आपको मॉड्यूल पे। आइए आप मॉड्यूल पे चलते हैं और आपको मॉड्यूल पे मैं दिखाता हूं कि किस तरह से इंस्टीट्यूट ने इसको लिखा हुआ है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट वाला मॉड्यूल है जो मैं डाउनलोड कर रहा हूं। गौरव ने लिखा है रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इनकम। बिल्कुल बेटा, इसे प्रोग्रेसिव नेचर कहते हैं। ये बेटा आईसीए का मॉड्यूल है बेटा, एमसीसी का मॉड्यूल नहीं है। एमसीसी का तो हम क्वेश्चन सेट देंगे आपको ना, ये आईसीए का मॉड्यूल है। डाउनलोड नहीं हो रहा, देखना एक बार। बेसिक कंसेप्ट ऊपर वाला। चल जाएगा ना इसके ऊपर डायरेक्ट। चलिए बेटा, आपको मॉड्यूल को प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। मॉड्यूल प्रिंट आउट लेके रख लोगे ना अमल और कोमल, ये सब आपको प्रिंट आउट करवा के रखना है और तभी तो इस पर ढंग से लिख पाओगे आप, ठीक है। इस बात को मैं फिर से नहीं रिपीट करूंगा, आपको मॉड्यूल प्रिंट आउट करके रख लीजिए। बेसिक कंसेप्ट अभी स्टार्ट हुआ है हमारा, 5-7 लेक्चर इसमें लगेंगे। तो पहले ये चैप्टर नंबर 1 चाहे इंटरनेट से मॉड्यूल आप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे इंस्टीट्यूट ने आपको भेजा है, मतलब एमसीसी ने जो आपको भेजा है आपके मोबाइल पे, व्हाट्सअप पे, जहाँ पर भी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। हार्डली इसमें 10-20 पेज होंगे, ज़्यादा मुश्किल बड़ा है नहीं ये। चलिए बढ़ते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। हाँ सर ठीक है।
पेज नंबर 1.2 पर आप देख सकते हैं, इसमें कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है जो अभी मैं, पेज नंबर 1.3 पे आइए बच्चों, पेज नंबर 1.3 पे आ जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मॉड्यूल में। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है वह भी थोड़ी हमने चर्चा भी की थी। और लेट्स बिगिन बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्सेस आर कंसिडर टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। सबसे पहले वर्ड बेटा आप इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। अभी तो आपके पास, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में इसको आप अंडरलाइन कर लेना, प्रिंट आउट अब निकाल लें आप इसका, बाद में नहीं, मतलब आज ही प्रिंट आउट निकाल रख लेना बेटा, क्योंकि सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए इंटरमीडिएट की। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी मतलब जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी के लिए जो आपने पे किया है, मतलब जो रोड आप यूज़ कर रहे हैं, जो घर में पानी आता है उसको आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपने हाईवे यूज़ किया है, जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप इलाज करवा रहे हैं, तो इसके लिए जो आप पे करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, हम टैक्स कह देंगे। टैक्स आर लेविड बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, टैक्स कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सर कौन सी गवर्नमेंट बेटा, गवर्नमेंट का मतलब कौन सी गवर्नमेंट साहब, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही टैक्स लगाती है। हम देखेंगे आगे कौन कौन सा गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स लगाती है। ठीक है, मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी। देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, दो टाइप के होते हैं बेटा, एक आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा क्या है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसकी हम चर्चा भी 2 मिनट पहले हमने की थी। बढ़ते हैं आगे। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, जो मैंने आपको समझाया केवल उसको ध्यान में रखिए और इसको पढ़िए। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली टू द इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन देन इट इज एन ए डायरेक्ट टैक्स। अगर टैक्स जो आपका है वो डायरेक्टली किस पे लग रहा है, वेल्थ पे लग रहा है, इनकम पे लग रहा है, उसे हम क्या कह देंगे, डायरेक्ट टैक्स कह देंगे। द पर्सन हु इज पे द टैक्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट द समबडी एल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम थोड़ी देर बाद समझेंगे कि सर रिकवरी की बात क्यों कर रहे हैं वो, तो एक बार इसको आप छोड़ दीजिए। बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड इनकम टैक्स। ठीक है बेटा, तो ये जो लाइन है उसको अभी एक बार होल्ड कर दीजिए, इसका मतलब हम अभी समझेंगे। पर फिलहाल अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ऊपर ऊपर से हम देखें तो एक नॉर्मल सी कॉमन सी बात इन्होंने बोली है कि टैक्स का मतलब क्या है कि सर ऐसी कोई इनकम या वेल्थ जो आपने अर्न की है उस पर जो गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे किया है उसे हम क्या कह देंगे, डायरेक्ट टैक्स कह देंगे। इसका जो अपोजिट है वो क्या है आपका, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इफ टैक्स इज लेविड ऑन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस पे जो लगता है देन इट इज द इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। ये आपका एग्जांपल उन्होंने दे रखा है। इन द केस ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स द पर्सन पेइंग द टैक्स पास द इंसिडेंस ऑफ टैक्स टू अनदर पर्सन। ठीक है बेटा, तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब है टैक्स का जो इंपोजिशन होता है वो एक पर्सन दूसरे पर्सन पे क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सर ये तो बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल बेटा एकदम सिंपल ही था ये। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। चलो एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको, तो छोटा सा डायग्राम इन्होंने बना के दिया है टाइप ऑफ टैक्स में। एक है डायरेक्ट टैक्स का और एक है इनडायरेक्ट टैक्स का। तो डायरेक्ट टैक्स में एक तो आपका इनकम टैक्स है और एक है टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेटा, टैक्स बचाने के लिए टैक्स की चोरी करते हैं, कुछ एसेट्स दूसरों के नाम पर बना लेते हैं या फिर गवर्नमेंट को बताते नहीं है कुछ एसेट्स के बारे में। ठीक है, ये भी सुना होगा कुछ बहुत सारे लोगों के यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड होती है। तो ये बेटा ये वही टैक्सेज हैं, मतलब एक ऐसी इनकम जो आपने डिस्क्लोज नहीं की, चाहे वो फॉरेन की हो चाहे इंडिया की हो, ऐसी एसेट जो आपने डिस्क्लोज नहीं की है उस पर भी हमारा डायरेक्ट टैक्स से लगता है, वो भी इनकम टैक्स से लगता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन में आता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आपको जीएसटी पढ़ना है और कस्टम ड्यूटी जो सीए फाइनल में आप जाके पढ़ेंगे, पर फिलहाल हमें यहाँ पर जीएसटी कवर करना है तो हमने इसका देख लिया, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा ये। आगे बढ़ते हैं, आइए। वाई आर टैक्स आर लेविड, ये मैंने आपको समझाया कि क्यों टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने जो भी रूलिंग करने के लिए जो भी पैसा गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट का प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है हमारा टैक्सेस, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है ताकि हमें फैसिलिटी दे सके, हमें फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, देखो क्या लिखा है हमारी बुक में, रीजन फॉर द लेवी ऑफ टैक्स इज दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। रेवेन्यू आर रेज इन यूटिलाइज ऑफ मीटिंग ऑफ द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, डिफेंस मतलब जो आर्मी वाले बैठे हैं भाई लोग हमारे, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक रोड, डैम्स एक्सेट्रा। तो ये जो फैसिलिटी हमें देने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और ये पैसा कहाँ से आता है, हमारे टैक्स से ही आता है। चलिए सर बहुत ही आसान था ये, आगे बढ़ते हैं। आगे है पावर टू लेवी ऑफ टैक्स, पेज नंबर 1.4 पे।
पावर टू लेवी ऑफ टैक्स। इसमें बेटा कुछ आर्टिकल्स की बातें हैं, आर्टिकल 246 क्या होता है, आर्टिकल 245 क्या होता है, आर्टिकल 265 क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। पहली क्लास है, अभी आधा घंटा युवा में पढ़ते हुए, तो पहली क्लास में आपको ये भारी भरकम प्रोविजन मैं नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि आपको लगेगा पता नहीं क्या सर ये क्या स्टार्ट कर दिया आपने, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बातें, आर्टिकल्स की बातें, शेड्यूल्स की बातें, ठीक है। अभी इसको एक बार होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम छोटे बच्चे हैं, अभी थोड़ा सा अभी स्टार्ट हुआ है हमारा, तो ये पढ़ेंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे ये, पर एक बार के लिए इसको मैं होल्ड करवाता हूँ आपको, क्योंकि ये अलग कंसेप्ट के कंटेंट नहीं है, तो एक बार इसको होल्ड कर लेते हैं, इसको हम टाइम आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। पर फिलहाल अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ सामने देखना है, मतलब अब आपको केवल यहाँ देखिए बेटा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें हम। इधर देखिए, इनकम टैक्स। प्लीज़ अभी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर, टैबलेट की स्क्रीन जो भी आपकी, आप उसी पे देखिए केवल, और कुछ नहीं आपको ये समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या चलता है कि सर आपने बताया टैक्स का मतलब समझ में आया, आपने बताया टैक्स दो तरह के होते हैं, ये भी समझ में आ गया, टैक्स गवर्नमेंट क्यों लगा रही है ये भी हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये है कि सर क्या टैक्स हमें रोज पे करना पड़ता है? आज मैंने इनकम कमाई है तो क्या आज का आज ही मैं टैक्स पे करूं, या फिर मैं एक महीने बाद टैक्स पे करूं, या एक साल बाद टैक्स पे करूं, या साल में एक बार या दो बार, या फिर मैं पूरे जीवन में एक बार टैक्स, ये टैक्स पे कब करना होता है मुझे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो मैं इनकम टैक्स की अब बात कर रहा हूं बेटा, डायरेक्ट टैक्स से हमारा स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कि हमें टैक्स पे कब करना होता है, टैक्स कब पे करना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल प्रोविजन है हमारे लॉ के अंदर। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि साहब ये एक आपका ईयर है, ठीक है ना, एक फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जिस ईयर में आप अपने फाइनेंस मतलब अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जो आपने 11th-12th में पढ़ा था, जो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलता है, ये फाइनेंशियल ईयर है। तो मैं यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर बना रहा हूँ जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 और ये एंड होगा 31 मार्च 2021 को। ये एक पूरे 12 महीने का एक पूरा ईयर है जिसको आप फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, ठीक है ना। ये फाइनेंशियल ईयर है बेटा, ठीक है। इस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हैं, पूरे साल में इनकम को अर्न करते हैं। आपने वो नेट प्रॉफिट वाला स्टेटमेंट भी बना रखा होगा, P&L अकाउंट वगैरह। आप पूरे साल में पैसे को कमाते हैं और गवर्नमेंट पे यही बोलती है, गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आपने पैसा कमाया और टैक्स पे करो, नहीं, आप पूरे साल आराम से बैठ के अपना पैसा कमाओ। जो भी आपको पैसा कमाना है, चाहे आप सैलरी से पैसा कमा रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपको लॉटरी लगी है, आपने कुछ भी किया है, कोई भी धंधा पानी आप करके बैठे हैं, पूरे साल आराम से आप बैठ के अपना पैसा कमाओ। तो मैंने 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक क्या किया? मैंने पैसा कमाया, अपना पैसा कमा लिया। अब जिस साल में मैंने पैसे को अर्न किया है, ठीक है ना, उसके अगले साल, उसके नेक्स्ट ईयर में क्या करूंगा बेटा? इस पे मैं टैक्स पे कर दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, मुझे जब तक ये नहीं पता चलेगा कि मैंने कमाया कितना है, तब तक मैं टैक्स कैसे पे करूंगा? तो गवर्नमेंट ने मुझे पूरा टाइम दिया है कि पूरे साल आराम से तेरा पैसा कमा, उसका हिसाब किताब बना, तेरी बैलेंस शीट, P&L अकाउंट जो भी तुझे बनाना है बना ले, और जो तेरा नेट प्रॉफिट का अमाउंट तेरा निकल के आता है उसके ऊपर क्या कर दे? अब टैक्स पे कर दे। और टैक्स पे कब करोगे? जब साल खत्म हो गया उसको अगले साल तो पे करोगे, तो उसके नेक्स्ट ईयर में क्या करना होता है? आपको टैक्स पे करना होता है। अब सुनना ध्यान से, अब है हमारा इनकम टैक्स आ रहा है इसमें। अब इस ईयर में, जिस ईयर में आपने पैसे को अर्न किया है, ये जो ईयर है ना आपका, जिस ईयर में आप पैसे को अर्न कर रहे हैं बच्चों, इस ईयर को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, PY। और ये जो ईयर है, जिस ईयर में इस कमाए गए पैसे पे आप टैक्स पे करते हो, इस ईयर को आप कहते हैं बेटा असेसमेंट ईयर। फिर रिपीट कर रहा हूं, पहली बात कि सर जिस ईयर में इनकम को आप अर्न कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्रीवियस ईयर। पैसा कमाने वाला ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर। और जब पैसा आपने कमा लिया, हाँ सर पैसा कमा लिया इस साल, कितना कमाया? सर हमने इतना पैसा कमाया, तो इस पर गवर्नमेंट के टैक्स के जो भी रेट है उसके हिसाब से क्या कर दो? आप टैक्स पे कर दो। तो जो टैक्स पे करने वाला ईयर है वो कौन सा बेटा? आपका असेसमेंट ईयर है, ठीक है बच्चों। तो वैसे तो देखा जाए तो लॉ की लैंग्वेज तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, पर फिलहाल देखिए, एक ईयर में पैसा कमाया है, दूसरे ईयर में क्या किया आपने? टैक्स पे किया। तो जिस साल में पैसा कमाते हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। और अगला साल क्या बन गया आपका? असेसमेंट ईयर। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि जिस ईयर में पैसा मैं कमा रहा हूं वो ईयर कौन सा है बेटा? मेरा 20
2021। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया मेरा 2021। तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा बच्चों 21 टू 31 मार्च 2022। तो क्या हो जाएगा इसका 21 टू 22। आया बेटा समझ में। मतलब प्रीवियस ईयर का जस्ट इमीडिएटली जो आएगा आपका ईयर वो कौन सा होगा आपका असेसमेंट ईयर। या कह सकता हूं कि असेसमेंट ईयर से ठीक पहले वाला कौन सा होता है प्रीवियस ईयर होता है। यहां तक सबको समझ में आया। बहुत आसान से मैंने आपको लैंग्वेज में बताया है। आइए देखते हैं हमारे मॉड्यूल में इसको कैसे लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट आपको मैं जंप करवा के लेके आ रहा हूं। आइए आप पेज नंबर ये रहा बेटा पेज नंबर आपका कौन सा पेज है ये रहा 1.30। सर बाकी पेज करेंगे बेटा सब कुछ करेंगे। पूरी बुक को एक एक लाइन पढ़ेंगे हम। पर फिलहाल मैं आपको लेके आ रहा हूं पेज नंबर 1.30 पर। एक सीक्वेंस से चलेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है चलिए। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो ये हमारा टॉपिक है बेटा प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ठीक है बच्चों चलिए। ये डायग्राम कुछ नजर आ रहा है बेटा आपको क्या कहना चाह रहा है डायग्राम मुझे बताओ ना एक बार देखिए कि क्या कहना चाह रहा है डायग्राम। कुछ समझिए बच्चों। उम्मीद करता हूं कुछ समझ में आएगा आपको इसमें। पुलकित का एक क्वेश्चन आया था कि सर लेवी का मीनिंग क्या होता है। लेवी का मतलब बेटा इंपोज करना होता है। लगाना लगाना हिंदी में कहते हैं ना कोई चीज आप पे लगा रहे हैं हम। लगान आपने देखा होगा कि हम आप पे टैक्स लगा रहे हैं तो क्या करते हैं लेवी करते हैं। ठीक है। निमित्त का एक क्वेश्चन है सर कस्टम ड्यूटी तो डायरेक्ट ऑफिसर को देते हैं तो डायरेक्ट होना चाहिए। नहीं बेटा कस्टम ड्यूटी जो है वो आपकी इनकम पे नहीं लगती। कस्टम ड्यूटी वैसे फाइनल में पढ़ोगे आप। कस्टम ड्यूटी जो सामान आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं ना बेटा उस पे लगती है। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो इनकम नहीं है बेटा। वो तो आपका सप्लाई है। वो तो एक तरह से आपका सेल है। गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं आप। तो कस्टम ड्यूटी आपकी इनकम टैक्स में नहीं आती। ठीक है नमकित। चलिए ये तो आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने लिए हैं यहाँ पर। आइए बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। आप देखिए बेटा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है बिल्कुल साफ है सर। ये नजर आ रहा होगा आपको कि बिल्कुल सिंपल इंस्टीट्यूट ने बनाया भी है कि प्रीवियस ईयर और ये क्या आपका असेसमेंट ईयर। अगर प्रीवियस ईयर 2021 है तो उसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा 21-22 होगा। ठीक है। और हमारे सिलेबस के हिसाब से मतलब मई 21 और नवंबर 21 के एग्जामिनेशन के हिसाब से हमें कौन सा असेसमेंट ईयर पढ़ना है बेटा असेसमेंट ईयर 2021। मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक ऐसा ईयर ये देखो बेटा जिसका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 से और ये एंड होगा 31 मार्च 2021 पे। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये जो 12 महीने का जो पीरियड है ये जो 12 महीने का जो फाइनेंशियल ईयर है बेटा इस फाइनेंशियल ईयर में जितना मैं पैसा कमाऊंगा मैं आपको ये सिखाऊंगा। आने वाले 4 से 5 महीने जो हमारी क्लासेस चलेंगी उस पूरे 4 से 5 महीने में मैं सिर्फ और सिर्फ 20-21 की ही बात करूंगा। मतलब इन 12 महीने में इनकम कैसे आपने कमाई या इस इनकम पे आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है टैक्स यही मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है ना। तो पूरा जो हमारा चर्चा रहेगी आने वाले 4-5 महीने की वो इन्हीं 12 महीने की हम बात करेंगे। तो इस 12 महीने में जो भी आपने इनकम कमाया है उसे हम कह देंगे प्रीवियस ईयर। और क्योंकि हम फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं 20 पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर कौन सा हमारा 2021। अब याद करो जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो आपको मैंने कवर पेज दिखाया तो वहां पर लिखा हुआ था एक वर्ड असेसमेंट ईयर 21-22। अब आपको समझ में आ गया होगा वो असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है। क्योंकि हमें क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22। अब असेसमेंट ईयर क्यों पढ़ना है क्योंकि टैक्स तो कैलकुलेट आप कहां करोगे असेसमेंट ईयर में करोगे ना। प्रीवियस ईयर तो कमाने वाला साल है उसमें थोड़ी टैक्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कब करना है असेसमेंट ईयर में। इसीलिए इनकम टैक्स में हमेशा क्या चलता है असेसमेंट ईयर चलता है क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर में तो कमा लिया। अब सीए साहब का काम कब स्टार्ट होगा असेसमेंट ईयर में तो स्टार्ट होगा। भाई तूने पिछले साल क्या कमाया कितना कमाया ये तो हम लोग उसको बताएंगे। और कब बताएंगे अगले साल बताएंगे। इसका मतलब असेसमेंट ईयर कौन सा होगा 21-22। ठीक है। ये कवर पेज पे आपने देखा भी था। हाँ सर हमने देखा था। नहीं देखा तो एक बार फिर दिखा देता हूं आपको मैं। नहीं सर देखा नहीं मैं दिखा देता हूं बेटा। ये देखिए ये सबसे पहले कवर पेज आपके सामने मैं फिर लेके आ रहा हूं। इस कवर पेज पे आप देखिए बच्चों आ गया नजर आपको। ये रहा बेटा आपका असेसमेंट ईयर कौन सा पढ़ना हमें 21-22 रेलिवेंट फॉर मे एग्जामिनेशन।
ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है उसकी बात अभी करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ सर समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। मतलब असेसमेंट ईयर को डिफाइन कहां कर रखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में। चलिए एक बार रुकिए, आपको सेक्शंस पढ़ने शायद नहीं आते होंगे, कुछ बच्चों को पढ़ने आते भी हैं, फिर भी हम सेक्शन पढ़ने आपको थोड़ा बताता हूं बेटा मैं। तो एक बार मैं आपको वन नोट पे लेके चलता हूं, मतलब आपको मैं इधर देखिए बच्चों, इधर देखो बच्चों, मैं आपके सामने एक सेक्शन लिखता हूं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 जी। क्या आपको पढ़ना आता है ये? चलो एक काम करते हैं, इसमें और डाल लेते हैं। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता मैं बताता हूँ बेटा इसको रीड कैसे करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई भी देना स्टार्ट कर दिया है। हाँ सर, आस्था कह रही है, कोमल कह रहे हैं, सब कह रहे हैं बेटा, ठीक है अच्छी बात है। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है भैया, आपको आता है, बस मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्ड आपको नजर आ रहा है बेटा, ये 2, इसे हम कहते हैं सेक्शन। ये होता है हमारा सेक्शन। याद रखना बच्चों, सेक्शन हमेशा डिजिट से ही स्टार्ट होगा, सेक्शन कभी भी अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर आपको पहचानना है सर सेक्शन कौन सा है, आपने अपने लॉ में भी पढ़ा था कुछ सेक्शंस के बारे में, तो सेक्शन हमेशा डिजिट से स्टार्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सेक्शन में अल्फाबेट नहीं आ सकता, मैं ही कह रहा हूं स्टार्ट कहां से होगा, हमेशा डिजिट से। पर अल्फाबेट आएगा भी सेक्शन में तो वो कैपिटल में आएगा। जैसे बताता हूं आपको, अपने सेक्शन 10AA, ये है सेक्शन 10AA। ये जो AA है बेटा, ये आपका कब आएगा, बाद में। मतलब पहले क्या रहेगा आपका, अल्फाबेट सॉरी डिजिट रहेगा, बाद में अल्फाबेट आएगा। अभी हम कल की क्लास में, आज की क्लास में, कल की क्लास में 115BBD एक सेक्शन है बेटा हमारा, ये बहुत काफी फेमस सेक्शन है, इसकी बात करेंगे हम। ये सेक्शन है, अब ये पूरा एक सेक्शन है बेटा, इसके सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, तो ये पूरा स्टार्ट कहां से हुआ है, डिजिट से, फिर आगे आप अल्फाबेट ला सकते हैं। तो याद रखना पहली बात कि सेक्शन जो होगा हमेशा किससे स्टार्ट होगा, डिजिट से, आगे अल्फाबेट आ सकता है। अगर अल्फाबेट आएगा भी तो हमेशा कैपिटल वाला आएगा, स्मॉल में नहीं आ सकता। ठीक है सर, ये तो आगे समझ में बात, आगे बताओ सर। बिल्कुल बताएंगे सब, बताने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो आपको ये नजर आ रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं सब सेक्शन। सेक्शन का छोटा भाई क्या हो गया, सब सेक्शन, ठीक है बच्चों। इसके बाद में जो आपको नजर आ रहा है, मैं अपना इंक चेंज करूं तो उसको ग्रीन कर लेता हूं, ये वाला ए जो लिखा है मैंने, इसे हम कहते हैं क्लोज, ठीक है। इसके बाद में आपको जो दिख रहा है, क्लोज के बाद में ये वाला 1 नंबर, इसे कहते हैं हम सब क्लोज, ठीक है बच्चों। और फिर इसके बाद में एक और नजर आ रहा है आपको, ये वाला, इसे हम कह देंगे सब क्लोज। मतलब अब इसके बाद में जितना भी आप लगाते चले जाओ वो सब क्या होंगी, सब क्लोज, फिर सब क्लोज, फिर सब क्लोज, है ना, समझ रहे हो आप। तो ये चलते रहेंगे। तो ये है सेक्शन को रीड करने का एक तरीका। अब जिन बच्चों को आता है वो तो बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, अपने टीचर से पूछा होगा तो उन्होंने जरूर बताया होगा आपको। जिन्होंने नहीं पूछा या नहीं पता उनको, तो वो कहीं ना कहीं इसको लिख ले, मतलब बुक के ऊपर या फिर जो भी आपके पास पेज वगैरह है उस पर आप एक बार लिख लें, क्योंकि बार बार इसको पढ़ेंगे तो याद तो हो ही जाएगा, पर एक बार भी स्टार्ट हुआ है तो हम लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा एक बार लिख लें इसको, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, या फिर अपना स्क्रीनशॉट वगैरह, जो आजकल तो ऑप्शन बहुत सारा है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे बताना बेटा, अगर आपने लिख लिया है तो मुझे मैसेज कीजिए। नकुल का एक क्वेश्चन है कि सर सेक्शन नंबर याद करना कंपलसरी है क्या? तो नकुल बेटा, सेक्शन नंबर याद करने भी पड़ेंगे आपको, कौन से सेक्शन आपको याद करने हैं वो सब काम मेरा है, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कौन से सेक्शन याद करने हैं, बताऊंगा नहीं बेटा, मैं याद भी करवाऊंगा,
ठीक है ना। आपको क्लास में ही आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा कि कौन से सेक्शन आपको याद रखने हैं, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। अक्षय ने कहा सर हमने लिख लिया। चलिए बच्चों ये लिख लिया, आते हैं वापस हमारे मॉड्यूल पे। अब पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की हम बातें कर रहे थे। तो असेसमेंट ईयर हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। दिस मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। जो स्टार्ट कहां से होगा? 1 अप्रैल से। ऑब्वियस सी बात है, 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। कि सर एक 12 महीने का ऐसा पीरियड जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा उसे हम क्या कह देंगे? असेसमेंट ईयर कह देंगे। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, बताओ बेटा कौन सा ईयर होता है वो जिस साल में आप इनकम को अर्न करते हैं? हाँ सर वो तो प्रीवियस ईयर होता है। इज कॉल्ड, क्या होगा बेटा? प्रीवियस ईयर। एंड द सच इनकम इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग द ईयर इन विच द असेसमेंट ईयर। मतलब जिस ईयर में इनकम को कमाया है उसका जो अगला ईयर है उस पर टैक्स पे करेंगे, उसे हम क्या कह देंगे? असेसमेंट ईयर कह देंगे। सिंपल है, मतलब जो मैंने समझाया वैसा ही एकदम, बस थोड़ा सा लोग की लैंग्वेज का तड़का लगाया गया है। इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर 2021 इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर 21-22। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर इतना बड़ा डायग्राम बना के दे रखा है। इस साल में इनकम कमाओगे तो इसी साल में क्या होगा? वो टैक्स लगेगा, ठीक है सर। असेसमेंट ईयर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट ऑलवेज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। हाँ ये थोड़ा सा आपको नोट करने वाली बात है। जिनके पास मॉड्यूल वगैरह है तो वो तो नोट कर लो इसको, मतलब अंडरलाइन कर लो। बाकी तो आज प्रिंट आउट आप करवा ही लेना बेटा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लिखवाऊंगा इसमें बुक के ऊपर ही, तो इसका तो आप, और इस पर आप एमसीक्यू नोट कर देना। मतलब क्या है इसका, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या लिखा है कि असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा और ये हमेशा स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। दो बातें बताई हैं असेसमेंट ईयर के बारे में कि 12 महीने का और हमेशा स्टार्ट कब होगा? ये 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा, ठीक है सर। ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा क्यों लिखा है इसकी चर्चा अभी 2 मिनट में आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों लिखा हुआ है, पर फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर के बारे में बात करते हैं। प्रीवियस ईयर, कोमल का क्वेश्चन है सर असेसमेंट ईयर में 1 साल तक कैलकुलेशन चलता है क्या? नहीं बेटा, असेसमेंट ईयर में 1 साल तक नहीं चलता। उसके लिए चैप्टर नंबर 10 है हमारे मॉड्यूल के अंदर ही मैं बताऊंगा आपको असेसमेंट ईयर में किस तरह से हम टैक्स का असेस करते हैं। तो कोमल बेटा उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी, तो एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, तो ये टेक्निकल डिपार्टमेंट को बोल रहा हूँ बेटा देखो आप स्क्रीन शेयर बच्चे कह रहे हैं। और डन है, सब कुछ सही है, सही चल रहा है भाई। अक्षय का क्वेश्चन है सर आज कुछ लिखना मत, हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे। बिल्कुल अक्षय, देखो आज कुछ नहीं लिखवा रहा मैं आपको, आज तो फर्स्ट क्लास ही है तो मैं इतना कुछ ज़्यादा पढ़ा भी नहीं रहा आपको मैं, अभी तो शुरुआत है ना। अब पहले ही स्टार्टिंग में आपको बाउंसर देना स्टार्ट कर दूंगा तो भाग जाओगे, डर जाओगे आपको, यार क्या कर लिया हमने। बहुत आसान है बेटा, देखो सबसे आसान सब्जेक्ट इनकम टैक्स है, मेरा मानना यही है, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। क्योंकि देखो सीए बनने के बाद में या सीए बनते समय एक जो लोगों की कॉमन नज़र होती है एक सीए के लिए, एक बोलचाल में हम कहते हैं कि सीए जो है उसे टैक्स तो कम से कम आना चाहिए। मतलब आप अगर अच्छे सीए हैं तो आपको अच्छा टैक्स आना चाहिए। अगर आपको अकाउंट्स या फिर कोस्टिंग एफएम थोड़ा वीक भी चल जाएगा, पर टैक्सेशन आपका बढ़िया होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आप चलेंगे। पुलकित कह रहे सर बाउंसर पे शॉट लगाते हैं, बढ़िया, कोई बात नहीं बेटा, बाउंसर भी आएंगे, सब चीज़ें आएंगी। तो फिलहाल मैं आपकी जो आपने लिखा हुआ है इसको मैं नहीं पढ़ता, हम बात करते हैं आगे। प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। तो इन्होंने बता रखा है प्रीवियस ईयर को कौन से सेक्शन में डिफाइन कर रखा है? सेक्शन 3 में। इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। एज मेंशन अर्लियर द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। मतलब उसी बात को फिर से रिपीट कर दिया। पिछले 15 मिनट से आपको मैं सिर्फ एक लाइन समझाना चाह रहा हूं। एक साल जिसमें पैसा कमाते हैं वो क्या होता है? प्रीवियस ईयर। और एक साल जिसमें उस कमाए गए पैसे पे टैक्स पे करते हैं वो क्या होता है? असेसमेंट ईयर। यही बात हो रही है, ठीक है। अब एक बार आप सामने देखिए, मतलब अपनी स्क्रीन पे देखिए, मॉड्यूल वगैरह में नहीं देखना आपको। इधर देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि सर एक साल में पैसा आप कमाते हैं, दूसरे साल में उस पर टैक्स पे करते हैं, ठीक है सर, समझ में भी आ गया ये बात। अब सुनना ध्यान से, मान लीजिए मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया,
अब देखो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, भारत देश में क्या ऐसा होता है, क्या हर एक बिजनेसमैन 1 अप्रैल का वेट करता है कि मुझे 1 अप्रैल वाले दिन बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है? ऐसा तो नहीं होता हमारे देश में। हमारे देश में होता क्या है, हमारे देश में कोई बिजनेस हमें स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे, हम पंडित जी के पास जाते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं कि साहब बताओ कौन सा दिन सही रहेगा। पंडित जी फिर देखते हैं कि आपके नाम के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से, जो भी उनका होता है बेटा पंडित जी वालों का, फिर बताते हैं कि ये फलाना फलाना दिन आपका क्या रहेगा, बिजनेस के लिए उत्तम रहेगा। हम फिर उस दिन बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, मुहूर्त करते हैं। नवरात्रों में हमने देखे भी है। तो मान लो मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है ना, और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए मुहूर्त निकाला पंडित जी ने। आज की तारीख कितनी है, 23/10 मान लेते हैं 2020। इस दिन मुझे क्या करना है, स्टार्ट करना अपना बिजनेस। ये पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया। अब इस दिन से लेके पैसा कमाना स्टार्ट करूंगा। ऑब्वियस सी बात, इसी दिन से पैसा कमाना स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि बिजनेस मेरा आज से स्टार्ट हुआ है। तो ये एंड कब होगा बेटा, ये साल कब एंड होगा, 31 मार्च 2021 को। अब मुझे बताओ बच्चा, मेरा प्रीवियस ईयर जो अभी तक हम कंसेप्ट पढ़ते आए हैं, उस कंसेप्ट के हिसाब से जो मेरा प्रीवियस ईयर है वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 का मुझे देखना था। पर यहां तो बिजनेस से स्टार्ट कब हो रहा है भाई साहब, यहां तो बिजनेस स्टार्ट कब हो रहा है मेरा, सर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है मेरा 23/10/2020 को। तो क्या प्रीवियस ईयर मेरा ये वाला होगा, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, या फिर प्रीवियस ईयर मेरा कौन सा होगा बेटा, या फिर प्रीवियस ईयर मेरा कौन सा, ये 23/10/20 से लेकर 31/3/2021 तक। बिल्कुल सही आंसर है आपके, ये होगा मेरा प्रीवियस ईयर। अभी असेसमेंट ईयर में एक लाइन हमने अंडरलाइन की थी, मैंने एमसीक्यू भी नोट करवाया था, वहां लिखा हुआ था असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा और 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। पर प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर आप साल के बीच में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन प्रीवियस ईयर एक दिन का भी हो सकता है। समझ आ रहा आपको, ये यहां पर कंपलसरी नहीं है। एक बार बिजनेस स्टार्ट कर लिया उसके बाद में तो 12 महीने चलेगा, पर जिस साल बिजनेस आपने स्टार्ट किया वो साल तो आपका एक दिन का भी हो सकता है बेटा, ठीक है ना। इसीलिए प्रीवियस ईयर के लिए कंडीशंस नहीं है। पर मुझे बताओ बेटा, ये जो जितने भी दिन है, 3 महीने 10 दिन के आसपास, 7 दिन के आसपास मैंने बिजनेस किया, 3 महीना 7 दिन मैंने बिजनेस किया, और मान लेते हैं इस पीरियड में मैंने 2 लाख रुपए कमा लिए, 20 लाख कमाए भाई, 2 लाख क्यों कमाए, ज्यादा कमाएंगे, 20 लाख रुपए कमा लिए। तो इस 20 लाख रुपए पे मैं टैक्स कब पे करूंगा, अगले साल टैक्स पे करूंगा। तो मुझे बताओ बेटा, जो अगला साल है मेरा असेसमेंट ईयर का, तो असेसमेंट ईयर स्टार्ट कब होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर, स्टार्ट कब होगा, ये 1 अप्रैल 2021 से, और एंड कब होगा, 31 मार्च 2022 पर। इसीलिए वहां लिखा हुआ था कि असेसमेंट ईयर 12 महीने का होगा और हमेशा कितना होगा बेटा, 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। लॉजिक है ना। प्रीवियस ईयर में इनकम कमाया नहीं तो क्या असेसमेंट ईयर आएगा, क्या नहीं आएगा। जब पैसा ही नहीं कमाया तो असेसमेंट ईयर कहां से आएगा। फिर यदि पैसा कमा लिया तो उसका अगला साल तो बेटा पूरा ही आना चाहिए ना। इसलिए क्या होगा, ये 1 अप्रैल 2021 का रहेगा, ठीक है। तो आइए बेटा मॉड्यूल पे चलते हैं। मॉड्यूल ने कैसे लिखा हुआ इसको, मॉड्यूल में प्रीवियस ईयर वाला टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं, और अब यहां से लेकर देखो, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो आपको देखना पड़ेगा एक बार। ये देखो, कहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा जो आपको मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ये आपको अभी रीड करना है। अभी रीड कीजिए, अभी मेरे सामने रीड कीजिए। जिनके पास मॉड्यूल है, प्रिंट आउट इनसे ले रखा है, बहुत अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है वो सामने से रीड कीजिए, पूरा पढ़ना है बेटा लास्ट तक। ये आंसर भी आपको देना है, ठीक है ना। जल्दी से रीड कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। अक्षय ने कहा कि प्रिंट कौन सा लेना है, स्टेटस का, बेसिक कंसेप्ट का, सैलरी वाला चैप्टर। कहाँ बेटा, यही है, 1 महीने तक यही चलेगा। बेसिक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और सैलरी वाले टॉपिक जो मॉड्यूल नंबर 2 में आएगा, ठीक है ना। ठीक है अक्षय, बिल्कुल सही है। और जिनके पास अभी समय नहीं तो वो एक बस बेसिक वाला ले आओ ना एक बार। तो बेसिक वाला प्रिंट आउट निकाल के रख लेना अपने पास, बेसिक वाला जो चैप्टर आपके सामने नजर आ रहा है, क्योंकि अभी 10 दिन तो यही चलेगा ना, अभी 7-8-10 दिन तो यही चलेगा। अमल खंडेलवाल कह रहे हैं डन सर, समझ में आ गया। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो बिल्कुल मुझसे अभी पूछ सकता है। डन सर, समझ में आ गया। चलिए आज समय, आज इतना ही मैं आपको दूंगा, क्योंकि अभी फर्स्ट डे है, पहले दिन ही आपको पूरी तरह से हम नहीं परेशान करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कल मिलते हैं इसी समय, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बच्चों।